आज हम बीए पार्ट 3 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक शासन की चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक रूप में बंगाल का राज्य प्राप्त कर लेने से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के विस्तृत राज्य का शासन करना काफ़ी कठिन था। इसीलिए ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों की चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी का राज धीरे धीरे स्थापित हो रहा था, इंग्लैंड के साथ संचार की कठिनाइयों ने कंपनी के सेवकों को भारत में खुली छूट देने की इजाज़त दे दी और वे मालिक की तरह व्यवहार करने लगे। ब्रिटेन में भारतीय मामलों के बारे में काफ़ी गलत सूचनाएं भी थी और भारत में दिलचस्पी का अभाव भी। पीजे मार्शल का मानना है कि इसके फलस्वरूप 1784 से पहले कई नई नीतियों का आरंभ शायद ही कभी लंदन में हुआ हो, लेकिन भले ही मौके पर मौजूद कंपनी के लोगों का साम्राज्यवाद भारत में बहुत हद तक क्षेत्रों की विजय के पीछे महत्वपूर्ण प्रेरणा रहा हो। राज्य और कंपनी का संबंध जितना इस तथ्य से पता चलता है, वास्तव में उससे भी अधिक जटिल था। न केवल कंपनी का अस्तित्व चार्टर के नवीनीकरण पर निर्भर था, बल्कि 17वीं शताब्दी से ही कंपनी के नौकर भी प्रत्यायोजित प्रभुसत्ता की अवधारणा पर काम कर रहे थे और उन्हें इस बारे में स्पष्ट निर्देश थे कि अगर शाही सेना किसी संयुक्त अभियान में भाग ले तो उनके और कंपनी के बीच लूट के माल का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। कंपनी के मामलों में सरकार ने 1763 और 1764 में हस्तक्षेप किए और शाही सेना की सहायता से जीते गए इलाकों के राजस्व पर राज्य के अधिकार को लेकर 1766 में संसद के हस्तक्षेप का रास्ता तैयार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने सरकार को सालाना 4 लाख पाउंड देने की बात मानी। इस प्रकार आरंभ से ही ब्रिटिश राज्य साम्राज्य में भागीदार रहा, उससे लाभ उठाता रहा। यह कहना भी कठिन है कि यह सब अन्यमनस्कता के दौर की उनको प्राप्त हुआ। फिर भी कहा जा सकता है कि साम्राज्य राष्ट्रीय संज्ञान के बिना हासिल हुआ और उन थोड़े से अंग्रेज़ों के हाथों ये हासिल किया गया जिनकी जानकारी उनको भी नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं। हालांकि राज्य साम्राज्य से लाभ उठा रहा था, पर सवाल यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह नियंत्रित किया जाए। कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण बढ़ाने की आवश्यकता प्लासी की लड़ाई के बाद के दशकों में और बढ़ी, क्योंकि कंपनी के भ्रष्ट नौकरों द्वारा भारतीय मामलों में कुशासन के प्रति संसद की चिंता बढ़ने लगी। इस भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी था कि ये अधिकारी 18वीं शताब्दी के भारत में व्यापार और शासन के बीच आदान प्रदान के लिए जटिल जाल में उलझे हुए थे। राजनीतिक कृपा के लिए राजनीतिक कुलीनों और व्यापारियों के बीच उपहारों तथा व्यापार में रियायतों का आदान प्रदान उनके बीच असामान्य शक्ति संबंधों के स्वीकृत मापदंड थे। लेकिन उत्तर भारत के
राजनीतिक वातावरण में जो कुछ स्वाभाविक था वही साम्राज्यिक शासन के पश्चिमी नैतिक संवाद के लिए अभिशाप। अंग्रेजों के समाज में जबरन जगह बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब जब दिखावे के लिए उपभोगों का सहारा लेने लगे तो अंग्रेज कुलीन उनसे जलने लगे और यह बहस और तीखी हो उठी। भारत में कंपनी का साम्राज्य फैला तो ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि उसे राज्य के नियंत्रण से बाहर रखने की अब और अनुमति नहीं दी जा सकती। 1772 में एडमंड बर्क ने दावा किया कि कंपनी के मामलों पर निगरानी रखना संसद का अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस सारी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे थोड़े से अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया और अब ब्रिटिश संसद के लिए यह जरूरी हो गया कि वह कंपनी को अपने नियंत्रण में रखे ताकि भारत में कंपनी सुचारू रूप से शासन कर सके।